हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हम सीटेट के 6 to 8 के लिए जो भी सोशल साइंस का क्वेश्चन है उसको कराएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और एसएसटी के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको डेली कम से कम 20 क्वेश्चन आपको देंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चाहते हैं कि उन सभी क्वेश्चन को आप कर लें तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितने भी वीडियो का सीरीज आएगा आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आपका इसका PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपका इसका PDF मिल जाएगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा, उसको उत्तर देने का ट्राई कीजिएगा। अब खुद देगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे या फिर आपने ऐसा क्वेश्चन आपने टेस्ट में देखा होगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन से। मेरा पहला क्वेश्चन है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप ऑप्शन को खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन पढ़ना शुरू किया तो टाइम हमें अधिक लग जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो इसमें जो कुषाण थे उन्होंने पेशावर और मथुरा ऐसा जगह था जहाँ उनके लिए शक्तिशाली केंद्र था और वहाँ से उन्होंने शासन किया था। आप जानते हैं जो कुषाण वंश था इसका जो संस्थापना जो किए थे उनका नाम था कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। और जो कुषाण वंश था सर्वप्रथम इसी ने सोने का सिक्का जारी किया था। और जो सोने का सिक्का जारी करने वाले कुषाण वंश का शासक थे उनका नाम था बिकमडिफेसस, ठीक है। बिकमडफिसेसस, ठीक है। देखिए नाम थोड़ा सा उल्टा है तो पढ़ लीजिएगा, बिमकडफिसेस, ठीक है। और देखिए आप जानते हैं कि कुषाण वंश का सबसे जो शक्तिशाली राजा हुआ उसका नाम कनिष्क था। आपने कनिष्क के बारे में पढ़ा होगा। ये कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे और इनकी राजधानी पाकिस्तान के पेशावर में थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पेशावर एंड मथुरा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है 4 कथन है, 3 कथन है ABC और तीनों में से कौन सा सही है इसको देखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ कथन दे देंगे, उस कथन में से कौन सा कथन करेक्ट है उसको आपको बताना है। हम पढ़ेंगे सभी कथन को ध्यान से और समझेंगे क्या कथन सही है क्या गलत है। पहला कथन है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। देखिए अभी के समय से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अभी के समय से 20 लाख पहले जाइए और उस 20 लाख से 12,000 साल पहले के जो समय था क्या उसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं? ये पहला आपका ऑप्शन है। फिर सेकंड है, बोला गया है काल को भी 3 भाग में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर, पूरा पाषाण। फिर तीसरा है आपका मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो हमने जानते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है ये हम लोग आज से 20 लाख साल पहले के 12,000 साल पहले के समय को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। काल को भी 3 भाग में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और जितनी भी घटनाएं थी मानव इतिहास की अधिकतर घटनाएं इसी काल में घटी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो तीनों दिया गया कथन है वो सही है और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ABC ये तीनों सही होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है दो कथन दिया गया है A और B। देखना है इसमें कौन सही है। पहला क्या है, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए रैंक यानी कि पद
सैलरी यानी कि वेतन और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, ये पहला आपका हो गया कथन। दूसरा कथन क्या है आपका सामने, मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। देखिए, हम जानते हैं कि मनसब में रैंक, पद, वेतन और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये तो था, इसकी एक व्यवस्था थी, यानी कि जो ऑप्शन पहला है ये सही है। दूसरा में बोला गया है मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिससे जात, देखिए यहाँ पर जात जो है ना, ये जात गलत है, जात नहीं कहते थे, उसको कहते थे हम लोग पद या श्रेणी। ठीक है, यानी कि जो जात है जात नहीं था, वहाँ पर पद या श्रेणी था। जो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि पहला सही होगा, परंतु देखिए बोला गया पहला सही है परंतु बी गलत है, यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका जात ना होकर यहाँ पर आपका श्रेणी या पद होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद होता है। ठीक है, जात नहीं था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। ठीक है, अकबर ने इसको शुरू किया था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में पाया गया है। देखिए, जो अशोक के अभिलेख थे वो कहाँ पर ग्रीक और अरामाइक भाषा में पाया गया है। आपके सामने जो कंधार है, इस कंधार में जो अशोक का अभिलेख था वो ग्रीक और अरामाइक भाषा में पाया गया है। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, जो अशोक का अभिलेख था वो आपका ब्राही लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, और इसका भाषा था और प्राकृत भाषा था, लेकिन यहाँ पर जो कंधार है यहाँ पर ग्रीक और अमराइक भाषा में लिखी मिलती है। ठीक है, कंधार में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, गोंड राज, ठीक है, गढ़ कटांगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। देखिए ये जो कहानी है या जो कथन है गोंड राज गढ़ कंटका में 70,000 गांव थे, ये कहाँ पर लिखा मिला है। आपको सामने 4 किताब का नाम दिए गए हैं, 4 ऐतिहासिक कृतियाँ उसका नाम दिया गया है, जिसमें आपका लिखा गया है उयाकोंडन उद्यार के अभिलेख में, या फिर अकबरनामा में, या फिर बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमार्ते विलियम मेडवर्ल्ड के वर्णन में। आपके सामने 4 किताबें, 4 किसी कृतियाँ वर्णन दिया गया है। इनमें किसमें गोंड राज गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे का वर्णन किया गया है, फिर उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर जो अकबरनामा है इसमें इस चीज़ के बारे में उल्लेखित किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप, जो गोंड है, गोंड एक जनजाति है। ठीक है, देखिए बोला गया है गोंड एक प्रकार की जनजाति है जो झूम खेती करती थी। आप लोग झूम खेती के बारे में पढ़ लीजिएगा। झूम खेती एक ऐसा खेती है जहाँ पर जंगल की कटाई करके वहाँ पर खेती करते हैं और फिर उसको जगह को छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, ताकि फिर से वहाँ पर वो जो उसकी उर्वरक शक्ति थी वो फिर से प्राप्त हो सके। इसको हम लोग झूम खेती करते हैं। ये खेती गोंड जो जनजाति थी वो करती थी, और इसका उल्लेख जो है हमें अकबरनामा में मिला है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कथन, यानी कि एक आपका एसेर्शन रहेगा और उसका एक रहेगा आपका कारण। ठीक है, यानी कि एक रहेगा अभिकथन और एक रहेगा कारण। या जो कथन है, क्या इस कथन को ये जो कारण है ये सही पुष्टि करता है, इस चीज़ को देखना रहता है। कथन क्या है, कथन है स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पुरी कहाँ है आपका उड़ीसा में, वहाँ पर एक मंदिर है जगन्नाथ भगवान की, उसकी जो प्रतिमा है काष्ठ की बनाई जाती है। यानी कि जो पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी जो प्रतिमा है वो काष्ठ यानी कि लकड़ी की बनाई जाती है। पहला आपका हो गया अभिकथन हो गया, ये क्या सही है। और फिर सेकंड है आपका जगन्नाथ भगवान जो थे मूलतः एक स्थानीय देवता थे। ठीक है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मानने गया। आप लोग जानते हैं जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर है उनको हम लोग भगवान विष्णु का रूप मानते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो पुरी का भगवान मंदिर का जो भगवान का मंदिर है, जो प्रतिमा है वो काष्ठ की बनती है, यानी कि लकड़ी की बनती है। आप सब जानते हैं जो भगवान की प्रतिमा है जगन्नाथ भगवान की, उनकी जो प्रतिमा है वो लकड़ी की बनती है। यानी कथन जो है पहला सही है।
और उनको हम लोग ने विष्णु का रूप माना है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और यहाँ पर देखिएगा लिखा जाएगा कि बोथ है ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट है। आप यहाँ देख लीजिएगा, बोला गया है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का एक संप्रदाय जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, जो दुनिया का मालिक विष्णु भगवान का पर्यवाची है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है इसका जो गंग वंश के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पॉइंट अच्छा है, जो राजा अनंत वर्मन थे उन्होंने ही पुरी का जो मंदिर है उसको बनवाया था। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, आगे फिर सामने 4 पॉइंट है, इन चारों में कौन सही है। देखिए, जो पहला कथन है इसमें बोला गया है बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया, यानी जो बिरसा थे ये झारखंड के थे, इनको बिरसा भगवान के रूप माना गया है। ठीक है, ये आदिवासियों के लिए कुछ आंदोलन किए थे जिसमें बोला गया था कि उनका जो प्रतीक था वो लाल झंडा था। क्या ये सही है। फिर दूसरा है आपका, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। फिर तीसरा है, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। फिर चौथा है आपका, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। इनमें से कौन सही है। देखिए, इनमें से हम जानते हैं कि बिरसा जो भगवान थे वो आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, यानी कि यहाँ विरुद्ध है, यानी कि ये तो आपका गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, कथन सी है, ये तो आपका गलत है। ठीक है, उसका तो बोला गया है यहाँ पर, देखिए बिरसा के जो अनुयायी थे वो लाल झंडे, देखिए बिरसा के जो अनुयायी थे वो लाल झंडे नहीं बल्कि सफ़ेद झंडे, कैसा सफ़ेद झंडे। ठीक है, सफ़ेद झंडे का प्रतीक था उनका, जो बिरसा भगवान थे उनका सफ़ेद झंडा का प्रतीक था। यानी कि जो आपका कथन ए और सी है ये गलत है और बी और डी आपका सही है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बी और डी करेक्ट है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है, जो कहाँ करते थे, छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है। फिर यहाँ पर लिखा गया है इनका प्रतीक था सफ़ेद झंडा। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा फिर वही है कि क्या इनमें से दोनों सही है या फिर कौन गलत है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यानी कि जो पहला कथन क्या देखते हैं, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चलाया करती थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। क्या सही है। फिर दूसरा आपका है 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटेन के लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भारत में आया और वो भारत से कच्चा माल ले जाकर वो खुद वहाँ पर उसको बनाते थे प्रोडक्ट और फिर लाकर दोबारा भारत में ही बेचा करते थे। तो उससे क्या हुआ कि उनके पास तो मशीनें थी जिससे किसी भी चीज़ का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था और वो लाकर भारत में बेचते थे, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर 2/3 कपड़ा जो था कहाँ बना होता था, ब्रिटेन में बना होता था, जिससे भारत में लोग जितना कपड़ा पहनते थे उससे ज़्यादा यहाँ पर था उनका कपड़ा। ठीक है, यानी कि ये तो सही हो गया। और देखिए अब जब वहाँ पर मशीन है तो वहाँ पर तो काम जल्दी से होगा, और यहाँ के जो भारत के लोग थे ये किसी भी काम को अपने हाथ से करते थे, लेकिन जब वहाँ पर मशीन से होने लगा तो यहाँ के लोग जो थे वो क्या हो गए, बेरोजगार होते चले गए, यानी कि जो महिलाएं थी वो बेरोजगार होते चली गई। जो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी है ये दोनों करेक्ट है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए एंड बी आर बोथ ट्रू। ठीक है, ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, लेकिन बी जो है इसका रीजन नहीं है। ये पढ़ लेते हैं इसका क्या लिखा गया है। देखिए बोला गया है लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। ठीक है, निर्धन परिवारों में आर्थिक कष्ट बना रहता था। कुछ संदर्भों में महिलाएं वृद्ध
लोगों और बच्चियों को अभी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग के जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन से बना होता था। जब जितना भी सामान ब्रिटेन से बना हुआ आएगा तो भारत के लोग तो अपना भारत के सामान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ की जो महिलाएं थी क्या हो गई, ये बेरोजगार होती चली गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, उसमें बोला गया है कौन सा कथन सही है। फिर वहीं एक 4 कथन रहेंगे, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। देखिए औपनिवेशिक शिक्षा का ये दोनों लोग विरोध किए थे। फिर आपका यहाँ पर सेकंड जो आपका कथन बोला गया है महात्मा गांधी और टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, तीसरा है क्या महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया परंतु टैगोर ने उसका समर्थन किया। चौथा है औपनिवेशिक शिक्षा का टैगोर ने विरोध किया परंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। देखिए हम जानते हैं कि जो महात्मा गांधी और ये टैगोर थे इन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध नहीं किया था, सॉरी उसका विरोध किया था। ठीक है ना, ये दोनों लोग उसका विरोध किया था। उन्होंने बोला कि हम दूसरी की शिक्षा या फिर भाषा को अपने देश के लोगों पर थोपना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये दे दिया गया, यानी कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। ये दोनों लोग ने इसके विरोध में थे कि दोनों लोग चाहते थे कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है वो भारत के लोगों पर बोझ नहीं बने। देखिए लिखा गया है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। ठीक है, यानी कि दोनों ने क्या किया था, विरोध किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये आपका करेक्ट होगा। क्यों किया था पढ़ लेते हैं। देखिए गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। देखिए और जो औपनिवेशिक शिक्षा था वो तो आपका अंग्रेज का शिक्षा था तो उनका तो भाषा तो अंग्रेजी था। तो उसको चाहते थे कि भारत के लोगों को उसको थोपा नहीं जाए जिससे भारतीय लोग उससे अपाहिज बन जाएंगे। ठीक है, और उसको सीखने में उनको असहज महसूस होगा, इसीलिए इनका ये विरोध करते थे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए विधवाओं को जलाने का बारे में बोला जाता है कि सती प्रथा जो थी इसमें बोला गया था कि विधवाओं को क्या किया जाएगा, उनको जला दिया जाएगा। और इसके जो विरोध में थे वो थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने ही इस बात को बोला था कि किसी भी ग्रंथ में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। और इसको कथन को कहने वाला था कौन, राजा राम मोहन राय। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका विधवाओं का जो सती प्रथा थी इसको अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय और ने विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इस चीज़ को ठीक किया था। ठीक है, और इन्होंने ही ब्राह्म समाज की स्थापना 1928 में किया था कौन, राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। देखिए बोला गया है कि जब भारत में अंग्रेज थे उनके जब शासन था उस दौरान जाति को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, किस संगठन ने ज़्यादा उस पर ध्यान दिया था। आपके सामने 4 हो गए। इसमें आपका देख रहे हैं यहाँ पर सत्यशोधक समाज। ठीक है, ये था। इसकी जो स्थापना किया था उनका नाम था ज्योतिबा फुले। देखिए यहाँ पर जो ज्योतिबा फुले थी उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था जब अंग्रेज क्या थे, भारत में शासन में थे। यहाँ पर देखिए इसका स्थापना 1873 में कौन किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। इसीलिए यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सत्यशोधक समाज। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। इसमें बोला गया टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन है। कथन क्या है पढ़िएगा। पहला कथन है अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। दूसरा कथन है उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। देखिए जो टीपू सुल्तान थे ये तो आपका मैसूर के राजा थे। ठीक है, ठीक है, और इनके जो पिता थे उनका नाम था हैदर अली। जो टीपू सुल्तान थे इनके पिता का नाम था हैदर अली और ये मैसूर के राजा थे। ठीक है, देखिए तो वहाँ पर मैसूर में अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 युद्ध हुआ। ठीक है, 4 युद्ध हुआ जिसको हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा युद्ध तो उनके पिता ने लड़ा था कौन, हैदर अली ने, और इन्होंने दूसरा युद्ध में मारे गए थे। इसी के बाद टीपू सुल्तान ने
तीसरा और चौथा युद्ध लड़ा। टीपू सुल्तान ने चौथा युद्ध में मारा गया, यानी कि जो टीपू सुल्तान थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है। फिर दूसरा है, उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। पक्का है कि उन्होंने इसका विरोध किया होगा, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर दोनों है सही, यानी कि आपका ए और बी दोनों क्या है, सही है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, बोला गया है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली क्या थे, विजयी हुए थे, और सेकंड युद्ध में हैदर अली मारे गए थे। उनके बाद थर्ड में उनका बेटा टीपू सुल्तान आया और वो फोर्थ युद्ध में मारे गए, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक नीचे दे दिए हैं। फिर यहाँ पर एक पुस्तक है, उसका राइटर का नाम पूछा गया है, बोला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नामक पुस्तक का लेखक कौन थे। इसका लेखक थे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किन किन देशों ने नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। देखिए, जो देश अंग्रेजों से इनकी गुलामी से आज़ाद हुए हैं उस सभी ने मिलकर एक बनाया युद्धन आंदोलन किया था, उसका नाम था गुट निरपेक्ष, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश जो शामिल हुए थे, तो आपका हो जाएगा भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना, मिस्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया है, ये आपका क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, बोला गया है किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। हम जानते हैं कि आपका बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ए, बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है भारतीय मानक समय किस मानक के उत्तर पर आधारित है। हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन जो IST है वो 82.5 डिग्री ईस्ट ही ना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब पूछेगा कि जो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए, जो IST है भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। नाम क्या क्या देख लीजिएगा, आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से ये गुजरती है। और ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इनमें से दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन करने के लिए क्या रीजन है। देखिए, दिन और रात ये अलग हो गया। फिर ऋतु में यानी कि ठंडा, बरसात, गर्मी में जो चेंज होता है उसका रीजन क्या है। देखिए, जो आप जानते हैं कि जो दिन और रात होता है ये होता है पृथ्वी के घूर्णन गति कारण, यानी जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। लेकिन जो इसका जो परिक्रमण है उसके कारण होता है ऋतुओं का परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये है और सही हो जाएगा। यानी घूर्णन सबका होता है दिन और रात का परिवर्तन, जो ऋतु है इसका होता है आपका परिवर्तन परिक्रमण के कारण, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपका ये है वो हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष के 360 डिग्री पर घूम जाती है, ठीक है। यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री क्या होती है, घूमती है अपने अक्ष पर, सब जानते हैं। फिर बोल रहा है 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटा में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो बोल रहा है जब 12 बजते हैं, क्या बजते हैं, 12 बजा है, ठीक है, उसके बाद अगर पृथ्वी 30 डिग्री घूमेगी तो कितना टाइम होगा। यहाँ देख रहे हैं कि जब 15 डिग्री पर 1 घंटा हो रहा है तो 30 डिग्री पर हो जाएगा 2 घंटा, और बज कितना रहा है 12, तो 12 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2, यानी कि 2 बजे आपका हो जाएगा PM, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो आपका भारत के जो हिंद महासागर में आपके स्थित है, ठीक है। यानी कि जो भारत हो गया इसको जो हिंद महासागर में क्या है, अंडमान निकोबार से स्थित है। तो बोल रहा है यहाँ पर वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पर पाया जाता है आपका आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर जो आपका
1 है, यानी कि ये है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें बोला गया है, इसमें वही आपका कथन है और इसका कारण है, ठीक है। बोला गया है ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। आपका कथन हो गया। फिर इसका कारण क्या है, पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। देखिए, पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो बड़ा बहुत अंदर तक जाएंगे तो वहाँ पर तो पूरा ठंडा रहेगा, ये तो बात सही है। और ये क्या होती है, ये आपके ठोस आपकी चट्टानें होती है और इसका काम जो होता है वो बिल्डिंग बनाने तथा सजावटी काम में भी आता है, यानी कि आपका दोनों सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है, आपका ए है, ए और बी दोनों क्या होगा, सही होगा और इसका व्याख्या भी करती है, ठीक है। तो आज हम लोग के ये 20 क्वेश्चन हो गया। अगर आप क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर हम कल 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।